जय हिंद साथियों, 50 डेज चैलेंज का आज 8th डे। और जैसा कि मैं अपने हर दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल पोएम के एक स्टैंजा से करता हूं, तो आज का पोएम इक्विपमेंट बाय एडगर एल्बर्ट गेस्ट। कमाल के पोएम है। ये पहला स्टैंजा कुछ इस तरीके से ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि सो फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ माय फ्रेंड्स, यू हैव ऑल दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड। 2 arms, 2 legs, 2 hands, 2 eyes, and 1 brain to use if you would be wise. With this equipment they all began, so start for the top and say I can. आज 8th डे पे हम और आप मिलकर देखने वाले हैं कुछ प्रोनाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स। प्रोनाउन के कुछ टाइप्स पे आज के दिन हम लोगों की नज़र होगी। क्या क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देखेंगे हम, फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पे भी हम लोगों का नज़र होगा। उसके साथ हम और देख लेते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, और इसके साथ कोशिश ये होगी कि हम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन भी देखते हुए चलें। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सारे कुछ प्रोनाउंस हम और आप आज मिलकर देखते हैं। ये जो प्रोनाउन के कुछ जो टाइप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन फंक्शनल ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स और फंडामेंटल नॉलेज बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट इन सभी का। और ये प्रोनाउंस स्पोकन इंग्लिश के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है कि दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू persons or things one at a time। मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसलिए भी इसका नाम भी डिस्ट्रीब्यूटिव पड़ा। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम ये बहुत सारे पर्सन्स और थिंग्स की बात करेंगे वन करके। मतलब कहेंगे तो बहुत सारे लोगों और चीज़ों की बात एक एक करके। सपोज इसको ऐसे समझें कि एक क्लास है, इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, और मेरा ये कहना कि इस क्लास का हर एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, इस क्लास का हर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब मैंने ये बात उस क्लास के 30 स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स के लिए कह दिया। मतलब इस क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, सपोज करें आप, और मेरा ये कह देना कि इस क्लास का हर एक स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है। मतलब इस वाले स्टेटमेंट में मैंने 30 के 30 बच्चों को शामिल कर लिया और उन सबको एक एक करके हर एक बारे में कहा, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसीलिए हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। और इसी वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। और एक बात याद कर लेना है कि इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगता है, क्योंकि एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा के
मिस्टेक्स दिए जाते हैं, एरर्स दिए जाते हैं। क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में? ये 3 आते हैं, ईच, इधर, आइदर भी कह लो, निदर, नाइदर भी कह लो। ये 3 प्रोनाउंस जो हैं ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच को देख लें हम। ईच जो होता है डिनोट everyone of a number of persons or things taken individually। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बात तो करेगा बहुत सारे लोगों की, बात तो करेगा बहुत सारे थिंग्स की, एक एक करके, इसलिए टेकन इंडिविजुअली। क्या? ईच डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन इंडिविजुअली। एग्जाम्पल देख लें कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज रिसीव्ड अ रिवॉर्ड। Each of the students have received a reward। इसका मतलब समझें कि क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो उन 30 स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट्स को रिवार्ड मिला। यहाँ पर कई सारी बातें देखने की है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, देखिए, फिर भी यहाँ पे वर्ब हैज़ लगा है। ये तो सबसे पहले बात, इसको आप ऐसे नोटिस करो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो हैज़ कहाँ से हो गया? तो हैज़ इसलिए हो गया क्योंकि ईच है। ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ तो वर्ब तो सिंगुलर ही लगेगा। ये तो आप अलग से चाहे लिख लो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ सिंगुलर वर्ब। स्टूडेंट्स कहाँ से आ गया? ऑफ द। ये ऑफ द जो है, ऑफ द के बाद नाउन हमेशा ही प्लूरल आता है। ऑफ द के बाद नाउन हमेशा ही प्लूरल आता है, बट वर्ब तो सिंगुलर होगा। इसका मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक स्टूडेंट को एक अवार्ड मिला। ये हो गया। दूसरी बात, इधर का क्या मतलब होता है? इधर का मतलब होता है वन और द अदर ऑफ द टू। इसका मतलब होता है, इधर का मतलब होता है वन और द अदर ऑफ द टू। सपोज करो एक ए है और एक दूसरा ऑप्शन बी है, ये या दोनों में से दूसरा वाला। इसका मतलब ये हो गया। सपोज करो कि आपने 2 सम्स सॉल्व किए अलग अलग मेथड से, अलग अलग फार्मूला से, और दोनों सम सही हैं। सम ए भी सही है, सम बी भी सही है। सम ए को आपने अलग मेथड, अलग फार्मूला से सॉल्व किया, बी को अलग मेथड, अलग फार्मूला से सॉल्व किया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ईदर ऑफ द सम्स इज करेक्ट। फिर यहां पे वही बात, ऑफ द है तो नाउन होगा प्लूरल, सम्स हो गया, बट वर्ब तो सिंगुलर ही होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ तो वर्ब तो सिंगुलर ही है। इसका मतलब क्या हो गया? ईदर ऑफ द सम्स इज करेक्ट, दिस सम इज करेक्ट और दिस सम इज करेक्ट। ईदर ऑफ द टू, वन और द अदर ऑफ द टू, ये हो गया ईदर। नीदर का मतलब होता है इसका उल्टा, मतलब नॉट द वन, नॉट द वन, नॉर द अदर। मतलब दोनों ऑप्शंस जो थे, और ये जो होता नेगेटिव होता है इधर का, नेगेटिव ऑफ इधर, इधर का बिल्कुल नेगेटिव मतलब होता है नीदर का। मतलब ना तो ये ऑप्शन ये, ना तो सम ए और ना सम बी, दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। इसी सम को अगर ऐसे लिख दें हम कि नीदर ऑफ द सम्स, सम्स होगा ऐसे होगा, ऑफ द है, ऑफ द के बाद नॉन प्लूरल होता है, इज करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब हो गया कि दोनों में से कोई सा भी, ना तो ये ना दूसरा वाला सही है, तो यहाँ पर इज हो गया। तो अभी हम लोगों ने देखा ईच, इधर, निदर
एग्जाम्पल के साथ। यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये हम लोग प्रोनाउन देख रहे हैं, ये हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, अब वो भी सेम, ईच, इधर, निदर, उसको भी यहां पर एक बार देख लें हम कि ये एडजेक्टिव कब हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिख दें सम को ना कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर इस सेंटेंस का ऐसे लिखे हम, ईच स्टूडेंट हैज रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, यहां पे ध्यान से देखिए, अगर ईच के तुरंत बाद नाउन लगाते हैं तो ये हो जाएगा सिंगुलर, और वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगा। वर्ब तो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगा। यहाँ पर ईच स्टूडेंट, जब आप कहते हैं ईच स्टूडेंट, तो यहाँ पर ईच हो गया एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा, नाउन के पहले है, नाउन की विशेषता बतला रहा। इसलिए यहाँ पर जब आप ईच स्टूडेंट बोलेंगे तो स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा, भाव तो सिंगुलर ही लगेगा। यहाँ पर क्या है देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट, जब ऑफ द स्टूडेंट्स लिखते हैं तब ये ईच हो गया प्रोनाउन, बट जब आप लिखते हैं ईच स्टूडेंट तो ये हो गया एडजेक्टिव, भाव तो सिंगुलर ही रहेगा। इसको भी इधर भी जो होता है, देखो इधर भी अगर लिख दें हम, इधर सम इज करेक्ट, तो यहां पर इधर जो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, इधर के बाद सम आ गया, नाउन के पहले है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल है, सम्स नहीं होगा, सम होगा, वर्ब तो सिंगुलर ही लगेगा। और नीदर का भी देख लें हम, नीदर सम इज करेक्ट, तो यहां पर नीदर भी एडजेक्टिव हो गया क्योंकि सम के पहले नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, वर्ब तो सिंगुलर लगेगा। तो कहने का मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, चाहे वो किसी तरीके से हो, एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, वर्ब तो सिंगुलर ही लगेगा। कैसे समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है और कैसे समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? जब ऑफ द ईच के बाद इसको मोटी तौर पे अगर हम ऐसे देख लें, आई थिंक इट इज क्लियर, इसको अगर हम ऐसे देख लें कि ईच, एवरी, इधर, निदर, ये कब ये जो हैं प्रोनाउन होने वाले हैं और कब ये एडजेक्टिव होने वाले हैं। तो ये जो तीन है, ईच, इधर, निदर, इसके बाद ऑफ द आ जाए, ऑफ द आ जाए तो जो नाउन होगा ना, नाउन वो प्लूरल होगा और वर्ब तो सिंगुलर ही होगा किस हर हाल में। तो अगर इस वाले स्ट्रक्चर्स में आप लिख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन। अगर इस वाले स्ट्रक्चर से आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, ईच ऑफ द, इधर ऑफ द, निदर ऑफ द, नाउन प्लूरल हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, तो ये होगा प्रोनाउन। और ये एडजेक्टिव कब हो जाएगा? कि जब ईच के बाद ईच और इसमें एवरी भी जुड़ जाता है, एवरी, इधर और निदर के तुरंत बाद नाउन लाएंगे ना, तो ये सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन, और वर्ब तो सिंगुलर ही होएगा, सिंगुलर वर्ब। तो अगर इस पैटर्न में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स भी कहलाएं। ये बाद में बताएंगे कि एडजेक्टिव कब होता है, डिटरमिनर्स कब होता है। तो ये एडजेक्टिव हो गए कब? ईच के बाद, इधर के बाद, ईच, एवरी, इधर, निदर के बाद तुरंत नाउन लाएंगे तो वो सिंगुलर नाउन होगा, वर्ब तो सिंगुलर ही होगा। और ईच के बाद, इधर के बाद, निदर के बाद ऑफ द लगाएंगे तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब तो सिंगुलर ही होगा। बट ये चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, ये बहुत सारे पर्सन्स और थिंग्स की बात करेंगे वन वन करके। तो हम लोगों ने देख लिया डिस्ट्रीब्यूटिव, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव पे। उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर प्रोनाउन भी है डिस्ट्रीब्यूटिव और एडजेक्टिव भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। नेक्स्ट जो है ध्यान हम लोगों का होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं देखते हैं।
इंटेरोगेटिव समझ ही आ रहा कि इंटेरोगेटिव इन प्रोनाउन का इस्तेमाल करके प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न बनते हैं। हु, whom, whose, which और what, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इनका इस्तेमाल करके प्रश्न पूछा जाता है। ये जो 5 हो गए, हु, whom, whose, which, what, ये पांचों जो हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इस्तेमाल करके अब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देख ले एक एक करके, हु, whom, whose, ये जो होते हैं पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर्सन्स, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हु, whom और whose में फ़र्क क्या है? पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंसान के लिए, मनुष्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क क्या है? तो हु जो है नॉमिनेटिव केस है। हु जो है नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक है। whom जो है ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है। और whose जो है पोजेसिव केस है, संबंध कारक है। यह फर्क है ये तीनों में। who जो है नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। whom जो है ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है। और whose जो है पोजेसिव केस है, जो है संबंध कारक। who का इस्तेमाल ही की जगह होगा, ही। who का इस्तेमाल ही की जगह या फिर शी की जगह, नॉमिनेटिव केस है। whom का इस्तेमाल अगर ही, हु को रिप्लेस करके ही आ सकता है, ही इज इक्वल टू हु, तो whom इज इक्वल टू हिम। और whom का मैस्कुलिन जेंडर में हिम हो गया, फेमिनिन जेंडर में हर। और पोजेसिव जेंडर में हिज और फेमिनिन जेंडर का हर। ये हो गया कि हु का इस्तेमाल, whom का इस्तेमाल, whose का इस्तेमाल जो होता है मनुष्यों के लिए होता है। फ़र्क क्या है? हु जो है सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। whom जो है ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, कर्म कारक है। और whose जो है पोजेसिव। देख देते हैं कि हु आर यू और हु इज ही, कुछ भी कर लो आप। हु इज ही और हु इज शी। तो इसका आंसर क्या होगा? यू आर ए डॉक्टर, ही इज अ साइंटिस्ट, शी इज अ इंजीनियर, शी इज एन इंजीनियर। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसका आंसर जो है हु नॉमिनेटिव केस है, ये कर्ता कारक, ये कर्ता कारक। whom का देखते हैं, whom do you, whom do you want to meet, whom do you want to meet। तो कहते हैं कि I want to meet him। आप तो ये नहीं बोलोगे ना I want to meet he, I want to meet her। आप तो ये नहीं बोलोगे I want to meet she। आप क्या बोलोगे? I want to meet them। आप तो ये नहीं बोलोगे I want to meet they। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। whom do you want to meet, आंसर निकाल के देख लो आप। I want to meet him, ही नहीं बोलोगे आप बोलोगे I want to meet her, आप she नहीं बोलोगे। I want to meet them, आप ये नहीं बोलोगे I want to meet they, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस। एंड पोजेसिव केस देखो, whose is this book, whose is that car। इसका आंसर क्या होगा? whose is this book, this is his book बोलोगे आप, this is her book बोलोगे आप, this is your book बोलोगे। पोजेसिव केस है, संबंध कारक। whose is that car,
दैट कार इज हिज बोलोगे, दैट कार इज हर्स बोलोगे, दैट कार इज देयर्स बोलोगे, इसलिए ये पॉजेसिव केस हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 देख लिया, हु, whom, whose। अब which और what को देखते हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि जब आप किसी के साथ कन्वर्स करते हैं सो दैट टाइम इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू फ्रेम क्वेश्चंस। विच का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? विच का इस्तेमाल जो है ये थिंग्स के लिए होता है, थिंग्स के लिए, और इसका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। विच का इस्तेमाल हम नॉमिनेटिव के लिए भी कर सकते हैं और पॉजिटिव केस के लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी कर सकते हैं, और इसका पॉजिटिव केस के लिए होता है ऑफ विच। अगर हम पॉजिटिव केस की बात कर लें तो ऑफ विच करके हम इस्तेमाल करते हैं। विच का इस्तेमाल होता है थिंग्स के लिए, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। एग्जाम्पल देख लें, विच इज योर बुक। और विच का जो इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर वे में बात करते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, पर्टिकुलर वे में हम बात करते हैं। विच का इस्तेमाल होता है फॉर पर्टिकुलर थिंग्स टू पॉइंट आउट। और विच का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? टू मेक अ सिलेक्शन बिटवीन 2 persons और थिंग्स और अमंग मोर देन 2 persons और थिंग्स। ये भी ध्यान रखें, ये तो विच का थिंग्स के लिए इस्तेमाल हो गया, बट विच का इस्तेमाल जो हम किसकी जगह करेंगे? इन प्लेस ऑफ हु, एंड इन प्लेस ऑफ हु एंड दैट, इन प्लेस ऑफ हु एंड वॉट, दैट नहीं, हु एंड वॉट। जब हम सिलेक्शंस करेंगे, हम सिलेक्शन बिटवीन 2 persons और थिंग्स और अमंग मोर देन 2 persons और थिंग्स। यहाँ पे ये समझने की बात है कि विच का इस्तेमाल हु और व्हाट की जगह होगा, मतलब विच का इस्तेमाल हु और व्हाट की जगह होगा कब? जब हम सिलेक्शंस की बात करेंगे। ऐसे लिविंग थिंग्स के लिए हु का इस्तेमाल होता है, बट उस वक्त भी हम विच का इस्तेमाल करेंगे जब हम सेलेक्ट करेंगे बिटवीन 2 और अमंग मोर देन 2 persons और थिंग। अगर मैं ये सेंटेंस हो गया कि द टीचर डिड नॉट नो, ये एग्जाम्पल देखिए, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। द टीचर डिड नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज। एक क्लास है, क्लास में क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास इज रनिंग, किसी एक बच्चे ने शोर कर दिया। अब टीचर्स को ये नहीं पता है कि उन बच्चों में से किस बच्चे ने शोर किया, मतलब सेलेक्ट करने की बात हो गई। तो यहाँ पर हु नहीं होगा, यहाँ पर हु की जगह विच होगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शंस की बात हो गई कि द टीचर डिड नॉट नो विच ऑफ द स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज। द टीचर डिड नॉट नो विच ऑफ द स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज। विच होगा, स्टूडेंट्स है, लिविंग्स हैं, आई मीन पर्सन्स हैं, इसके बाद भी विच क्यों हमने इस्तेमाल करा? क्योंकि सिलेक्शंस की बात हुई। जब सिलेक्शंस की बात होगी 2 के बीच में या 2 से ज़्यादा के बीच में, तब ह्यूमन बींग्स के लिए भी हु की जगह हम विच का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पर विच हो गया। यहाँ पे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस वाले पॉइंट्स ऑफ यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। और 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, जहाँ पे सिलेक्शंस करने के लिए हम लिविंग थिंग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी हम विच का इस्तेमाल करेंगे, हु का नहीं। अगर करते हैं कि हु ऑफ द 2 brothers, देखिए हु ऑफ द 2 brothers इज मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखिए कि वो दोनों भाइयों में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर हु नहीं होगा, यहाँ पर विच होगा।
वो अलग बात है कि स्टूडेंट्स हैं, लिविंग ब्रदर्स हैं, फिर भी क्यों, क्योंकि सेलेक्ट चूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हु देकर एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो कि हु की जगह विच होगा, क्योंकि हम चूज करें, सेलेक्ट करें कि दो भाइयों में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट। एक और देख लेते हैं कि हु इन द टीम इज द कैप्टन, कि टीम मतलब ग्राउंड में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उसमें से ये बताना है कि कौन सा प्लेयर कैप्टन है। तो यहाँ भी हु नहीं होगा, यहाँ भी विच होगा, क्योंकि आप चूज कर रहे हैं ग्राउंड में तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स में से आपको ये पता करना है कि उन प्लेयर्स में से कौन सा प्लेयर जो है वो कैप्टन है, इसलिए यहाँ पर विच का इस्तेमाल हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं कॉन्ट्रेक्ट एग्जाम्स में। हमने हु देख लिया, होम देख लिया, हु देख लिया, विच देख लिया, अब व्हाट देखते हैं, व्हाट को देख लेते हैं। व्हाट से भी इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन का पार्ट है। व्हाट का इस्तेमाल होता है फॉर थिंग्स के लिए एंड ऑक्यूपेशन के लिए। व्हाट का इस्तेमाल होता है थिंग्स के लिए एंड ऑक्यूपेशन के लिए, कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका व्यवसाय क्या है। अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज़ योर ब्रदर, व्हाट इज़ योर ब्रदर, कि आपका भाई क्या है, तो कहीं ना कहीं उसका व्यवसाय पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से व्यवसाय से इन्वॉल्व है। और थिंग्स के लिए कह सकते हैं कि व्हाट इज़ इन योर बैग। तो व्हाट का इस्तेमाल जो होता है, ये जो होता है ब्रॉड सेंस के लिए होता है, ब्रॉड सेंस के लिए होता है। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, अगर ये एक और लिख दें कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तो ये बड़ा ब्रॉड सेंस में हो गया। तो इसका व्हाट का जो होता है ब्रॉड सेंस में होता है, और विच का जो होता है वो स्पेसिफिक सेंस के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल देख लिया, हु, होम, हुज, विच एंड व्हाट। यहाँ पर एक और बात कहनी है, वो ये है कि जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को देखा और देखा कि वही वर्ड जो है ईच, इधर, नेदर, वो एडजेक्टिव भी होते हैं, उसी तरीके से ये जो 5 प्रोनाउन है यहाँ पे, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, इसमें से 3 प्रोनाउन जो है एडजेक्टिव की तरफ इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन सा, वो हो जाएंगे विच, हुज एंड व्हाट। ये 3 प्रोनाउन जो हैं, ये जो प्रोनाउन के लिस्ट में से ये हो गया व्हाट का इस्तेमाल। यहाँ पर वो भी साथ में काम वही है, फंक्शन उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं। क्या क्या हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा हु, हम लोगों ने देखा हुम, हम लोगों ने देखा हुज, हम लोगों ने देखा विच, और हम लोगों ने देखा व्हाट। इनमें से ये जो हैं, ये हुज, विच और व्हाट, ये जो है तीनों ये एडजेक्टिव की तरफ इस्तेमाल होते हैं। ये 3 कैसे, अगर नाउन के पहले इस्तेमाल हो गया, देखिए अगर आप लिखते हो कि हुज बुक इज दिस, तो यहां पर हुज जो हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि नाउन के पहले आ गया। प्रोनाउन कब होगा, जब आप ऐसे लिखते हो हुज इज दिस बुक, तो यहां पर ये जो हो गया, यहां पर जो हो गया ये इस्तेमाल हो गया हुज, ये हो गया प्रोनाउन। ये हो गया हुज बुक इज दिस, तो यहां पर हुज क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव क्योंकि नाउन के पहले है, और यहां पे हो गया हुज इज दिस बुक, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। तो कहने का मतलब ये जो 5 प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिस्ट में है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, इसमें से ये 3 हुज, विच, व्हाट, ये जो है एडजेक्टिव की तरफ इस्तेमाल होता है। कब समझोगे एडजेक्टिव है, अगर हु, हुम, हुज, विच, व्हाट के बाद क्या आ जाए, इसके बाद अगर वर्ब आ जाए, इन 5 के बाद वर्ब का इस्तेमाल हो जाए, तो ये कंप्लीट जो हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर इन तीनों के बाद, किसके बाद, ये जो हैं हुज और विच और व्हाट, इसके बाद नाउन आ जाए,
तो ये हो जाएंगे एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बतलाता है, इस तरीके से ये एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। एक और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, उसको भी साथ में देख लें कि हु जो है, जैसे देखिए आप यहाँ पर कि हु इज ही, और एक सेंटेंस अगर लिख लें हम व्हाट इज ही, और नेक्स्ट लिख दें हम विच इज ही, ये तीनों प्रोनाउन है। हु इज ही, यहाँ पर वी वॉन्ट टू नो द नेम, उसका हम नाम पता करना चाह रहे हैं कि उसका नाम क्या है। व्हाट इज ही, यहाँ पर देखिए उसका ऑक्यूपेशंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से व्यवसाय से है। एंड विच इज ही, यहाँ पे हम यहाँ पे प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस कर रहे हैं कि ये जो है प्रेफरेंस इन द एज सिलेक्शन, मतलब वहाँ पे जो बहुत सारे उनमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग। तो दिस इज की अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने से सेंटेंस का हु इज़ ही का मतलब वी वांट टू नो कि उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ ही का मतलब हो गया उस कौन से व्यवसाय से इन्वॉल्व है, एंड विच इज़ ही का मतलब बहुत सारे लोग में से उसको हम पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इंटेरोगेटिव भी देख लिया। आप देखने की कोशिश करते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या है। पोजेसिव प्रोनाउन देख लेते हैं। थर्ड आज की लिस्ट में पोजेसिव प्रोनाउन। तो जैसे हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, हम लोगों ने देखा अभी। उसी तरीके से हमने देखा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। उसी तरीके से ये जो है पोजेसिव भी प्रोनाउन होते हैं और पोजेसिव भी एडजेक्टिव होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ इंडेफिनिट में भी ये प्रोनाउन के लिस्ट में आते हैं और ये एडजेक्टिव के लिस्ट में आते हैं। तो ये जो चारों प्रोनाउन हैं आज, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो पोजेसिव हो और चाहे वो इंडेफिनिट हो, वो एडजेक्टिव की तरफ इस्तेमाल होते हैं और प्रोनाउन की तरफ इस्तेमाल होते हैं। अगर इन चीज़ों के बाद नाउन आ जाए तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिव, वो हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, और उनके बाद अगर वर्ब आ जाए, ऑफ द आ जाए, तो वो हो जाएंगे प्रोनाउन। फिर वो हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी देख लेते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव का लिस्ट में क्या होता है। पोजेसिव प्रोनाउन में हो जाते हैं माइन और पोजेसिव एडजेक्टिव में हो जाता है माई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए पोजेसिव प्रोनाउन है माइन और पोजेसिव एडजेक्टिव है माई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के लिए है पोजेसिव प्रोनाउन आर्स और ये हैं आर। सेकंड पर्सन्स के लिए योर्स और ये योर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए मैस्कुलिन जेंडर के लिए हिज, और यहाँ पे भी ये दोनों सेम रहता है, हिज और हिज। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर के लिए हर्स और ये हर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर के लिए पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होते हैं और ये होता है इट्स। और एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे यहाँ पे, एपोस्ट्रॉफी का मतलब फिर अलग हो जाएगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए हो जाता है देयर्स और ये हो जाता है देयर। मतलब ये सारे आज चार के चार जो प्रोनाउन हैं वो एज प्रोनाउन की तरह भी फंक्शंस करते हैं, एडजेक्टिव की तरह फंक्शंस करते हैं। इसके पहले तो हमने देख लिया कि वो वर्ड सेम है, इधर जो है वो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। हमने हुज देख लिया, हुज प्रोनाउन भी एडजेक्टिव, कम से कम यहाँ पे वर्ड्स तो अलग हैं, ये माइन है ये माई है। जब प्रोनाउन है तो माइन हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, जब एडजेक्टिव है तो माई। आर्स आर, योर्स योर, यहाँ पे ये दोनों सेम है। देखिए एक एग्जाम्पल देख लें एज प्रोनाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह देख लो पहले। दिस इज हिज बुक, ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि नाउन के पहले देखिए दिस इज हिज बुक, और प्रोनाउन की तरह क्या हो जाएगा, दिस बुक इज हिज। देखिए ये हिज यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्यों? क्योंकि इन सब के द्वारा किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर उसका अधिकार को दर्शाता है, अधिकार को जताता है। यहाँ पे यहाँ देख लें
आवर की जगह, इस बाकी तो सब अलग है। दैट इज आवर स्कूल, तो आर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव क्योंकि नाउन के पहले है। और यहाँ पे देखिए दैट स्कूल इज आर्ट्स, ये हो गया प्रोनाउन क्योंकि इसके बाद ये किसी नाउन के पहले नहीं आया है। तो इस तरीके से तो पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह होता है, उसकी जगह पे होता है। ये लिस्ट क्लियर हो गया। इसी में हम देख लें और कुछ एग्जाम्पल पोजेसिव की जगह। अगर पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह पे होता है, जैसे दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, वेयर इज माई बुक। तो वेयर इज माई बुक ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते वेयर इज माइन, इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं वेयर इज माइन, माइन आ गया देखो माइन, ये माइन हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, रिप्लेस कर दिया किसको? पोजेसिव एडजेक्टिव को। दैट इज हिज बुक, वेयर इज योर बुक। यहां पे देखिए कि वह किताब उसकी, तुम्हारी कहां पे? वेयर इज योर, ये हो गया एडजेक्टिव, इसको रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउन से, तो क्या हो जाएगा? वेयर इज योर्स। तो ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन से हर जगह क्वेश्चंस बनते हैं, ये बेसिक्स और फंक्शनल्स हो गया। एक क्वेश्चंस एक सेंटेंस में देने की कोशिश करता हूं, वो वहां पे गलत रहेगा, उसको सही करने की कोशिश करेंगे आप। अब एक सेंटेंस में लिखता हूं, वो सेंटेंस एक्चुअली होगा गलत। जैसे ये देखिए, आर is the only country, R is the only country in the world that can speak of unity and diversity। कि सेंटेंस क्या हो गया? आर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन स्पीक ऑफ, कैन रह गया था, दैट कैन स्पीक ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। का मतलब हमारा देश दुनिया का एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जो कि विभिन्नताओं में एकता की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आवर, ये आर सही है, ये गलत है, आर नहीं होगा क्योंकि अगर आर यूज कर रहे हैं आप तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब ये नाउन के पहले, नाउन तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्ट्स। आर्ट्स करोगे तब ये सही हो गया, क्योंकि आर जो हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो तो आर कंट्री करोगे तब सही होगा। एक और तरीके से एग्जाम्पल लिख लो कि आर इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, कि हम लोगों का स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये सेंटेंस गलत है। आर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना ही पड़ेगा। यहां पर ये गलत हो गया, यहां पर आर्ट्स लिखेंगे, आर्ट्स इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो इस तरीके से सवाल दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लास्ट क्या रह गया? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को भी देख लेते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है और इनडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। और यहाँ भी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि इंटेरोगेटिव, ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये भी एज प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो सकता है और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो सकता है। क्या हो गया पॉइंट? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं देख लो। ऑल, सम, एनी, many, few, somebody, nobody, anybody, none,
वन, ये सारे जो हो गए ये इंडेफिनिट कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सारे जो हैं ऐसे लोगों की बात करता है, ऐसी चीज़ों की बात कर एक जनरल वे में, इंडेफिनिट वे में, किसी पर्टिकुलर वे में नहीं। ये ऐसे व्यक्ति और वस्तुओं की बात करेगा जिससे कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर पर्सन पॉइंट आउट नहीं होता है। ये जनरल में बात करते हैं, इंडेफिनिट तरीके से बात करते हैं। इनका इस्तेमाल करके किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं की जा सकती है। इनका इस्तेमाल करके इन जनरल में हम बात करते हैं, जनरल्स में वो खास नहीं होते, जनरल वे में लोगों की बात कर सकते हैं और उसके बारे में हमें समझ में नहीं आता किस पर्टिकुलर इंसान और किसी पर्टिकुलर थिंग और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। कौन कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए? ऑल, सम, एनी, मेनी, फ्यू, समबडी, नोबडी, एनीबडी, नन एंड वन। ये सब जो हो गए इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। जैसे somebody has, एक एग्जांपल देख लो आप, somebody has taken my pen, somebody has taken my pen। तो somebody नाम का कोई इंसान, somebody किसी का नाम तो है नहीं कि somebody has, किसी ने मेरा पेन ले लिया, किसने ले लिया, we don't know, indefinite and that's why it is indefinite। all are honest, all are honest, सभी ऑनेस्ट थे। सभी में कौन से वो सब लोग हैं? क्या ये सभी को कहने से क्या कुछ इंसानों के नाम को हम डिफाइन कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए मेनी वर एब्सेंट, मेनी वर एब्सेंट, बहुत सारे लोग एब्सेंट थे। तो बहुत सारे में वो कौन से लोग, क्या इन उन वो जो लोग हैं उनमें से क्या हम पॉइंट आउट कर सकते हैं? फ्यू, फ्यू पास द एग्जाम, कुछ लोग एग्जाम पास किए। तो ये फ्यू में कौन से फ्यू लोग जो है एग्जाम्स पास किए? नन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। उतने सारे में आंसर में से कोई सा भी आंसर सही नहीं। तो कोई सा भी मतलब कौन सा? कोई सा। तो इसीलिए इनको हम इंडेफिनिट कहते हैं। नोबडी came to help him, उसकी मदद में कोई भी नहीं आया। तो nobody किसी एक इंसान का नाम तो है नहीं, इसलिए nothing has happened, कुछ भी नहीं हुआ, nothing has happened, कुछ भी नहीं हुआ। तो nothing मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो हमने डिफाइन नहीं करा, इसलिए इनको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल से किसी खास पर्सन्स या थिंग्स के बारे में पॉइंट आउट नहीं होता है। अब ये सारे प्रोनाउंस कब होंगे? जब इनके बाद वर्ब का इस्तेमाल हुआ। देखिए somebody है, वर्ब आगे इसके बाद, फ्यू है, यहाँ भी वर्ब है, ऑल है, इसके बाद भी वर्ब है आर, नोबडी है, यहाँ भी वर्ब है, वर्ब, और नन ऑफ द आंसर्स है, यहाँ पे ऑफ द आ गया है, nobody came, यहाँ पे came हो गया verb, nothing has happened, यहाँ पे हो verb, इसलिए ये प्रोनाउन हो गए। कैसे प्रोनाउन हो गए? इंडेफिनिट प्रोनाउन। बट इनका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? अगर जो है इसके बाद जैसे सम है, सम, ऑल आर ऑनेस्ट, अगर हम ऑल मेनी कर दें, यहाँ पे मेनी वर्ड, यहाँ पे अगर हम कहते हैं मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो यहां पर मेनी हो गया एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके पहले नाउन है। जबकि यहां पर आपने देखा मेनी वर एब्सेंट, यहां पे हो गया प्रोनाउन क्योंकि इसके बाद वर्ब है। तो हमने देख लिया कि इसमें से बहुत सारे जो हैं फ्यू, यहां पे है फ्यू पास्ट है। अगर आप यहां लिखते हैं फ्यू कैंडिडेट्स पास्ड, कि कुछ कैंडिडेट्स पास कर गए, तो यहां पर फ्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि इसके पहले नाउन है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि वन है। वन का मतलब यहां पर काउंटिंग से नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है। ये अगर वन सेंटेंस का इस्तेमाल हो जाए तो इसके बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस में अगर वन इस्तेमाल आ जाए, एक बार वन का इस्तेमाल आ जाए, इफ वन इज
used in a sentence, तो ये रिपीट करता है, इट रिपीट्स इटसेल्फ, ये अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। कैसे? देखिए कि हर एक इंसान को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस कंट्री। इसलिए मैंने बोला कि अगर वन इस्तेमाल होता है तो वन अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। देखिए, वन मस्ट रिपीट, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस कंट्री, इसलिए मतलब यहाँ पे वन का मतलब हो गया हर एक इंसान को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। और वन यहाँ पे इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान में वो उस कंट्री के सारे लोग आ गए। बट अगर हम बोलेंगे उसमें से किसी एक इंसान का नाम बताओ जिसको आपने ये कह दिया कि उस देश का हर एक नागरिक को अपने देश का सम्मान करना चाहिए, उसमें से कुछ लोगों के नाम बता, तो नाम नहीं बता पाएंगे, इंडेफिनिट, इसलिए इंडेफिनिट होगी। और लिख देते हैं कि वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, इसलिए वन होने से वन रिपीट करता है। और वन का पोजेसिव केस वंस होगा। यहाँ पे एग्जाम में हिज देकर दिया जाए तो वन का पोजेसिव केस वंस, हिज नहीं होगा। तो इस तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने आज 4 प्रोनाउंस देखे: डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चारों प्रोनाउंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, फंक्शनल ग्रामर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग वो ये रहा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव हो, इंटरोगेटिव हो, पोजेसिव हो, इंडेफिनिट हो, ये प्रोनाउन भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं, प्रोनाउन भी हैं, एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो सकते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ये प्रोनाउन कब होंगे, कब एडजेक्टिव होंगे? अगर इन सब के बाद नाउन आ जाएं तो प्रोनाउन हो जाएंगे, और इन सब के बाद वर्ब आ जाएं तो वो हो जाएंगे प्रोनाउन। तो कोशिश मेरी रही कि सिंपल से सिंपल तरीके से मैं इसको आप लोगों तक पहुंचा सकूं, और उम्मीद करता हूं कि शायद मैंने बहुत हद तक इसको मैं समझा पाया। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।